नमस्कार। बीएसएन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के टॉपिक्स पर आपके साथ जुड़ते रहे हैं। आज एक बार फिर जुड़ रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य के गृहस्थी जीवन में एक मकान, अपना मकान, जिसको कहा जा सकता है कि एक सपनों का घर होता है, उस घर की नींव, उस घर की का सपना, उस घर का, अपना घर का जो व्यक्ति जो परिकल्पना करता है, उसका उसका आनंद ही अलग होता है। और जब रोमांच सा हो जाता है कि जब आदमी को ये पता लगता है कि उसका अपना घर होने वाला है और अचानक ये पता लगे कि उस अपने घर में कहीं ना कहीं व्यवधान आ गया है, वो जमा पूंजी, पूरे जन्म की, पूरे उम्र की कमाई जब किसी सपनों में लगा देता है और उसके बाद जब परिणाम उसके मुताबिक नहीं आते, जब उन्हें कठिनाइयाँ आती हैं, तो शायद वो कितना असर डालता है, ये आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ नितेश मिश्रा जी हैं। अभी कुछ दिनों से, 2-3 दिन पहले ही एक एपिसोड चर्चा में आया कि नोडल अधिकारी आर.एस. भाट ने एक ऐसे प्रोजेक्ट का ताला खोला जो शायद फर्जी तरीके से लगा हुआ था। और मैं जानकर हैरान था, क्योंकि अक्सर हम ऐसा पॉडकास्ट नहीं करते, लेकिन उस ताला खुलने के बाद वहाँ के बायर्स के चेहरे पे जो खुशी थी, वो देखते ही बनती थी कि शायद उन्हें घर मिल गया। हालांकि अभी घर मिलने के पड़ाव में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे कदम आगे रखने हैं, लेकिन फिर भी शायद बरसों की, शायद सदियों की, एक दशक की जिद्दोजहद के बाद उन लोगों को सिर्फ एक आशा की किरण दिखाई दी। तो नितेश मिश्रा जी मेरे साथ हैं। जानेंगे कि इस पूरे एपिसोड में क्या था, कैसे कैसे उन्हें संघर्ष करना पड़ा। नितेश जी, आपका स्वागत है बीएसएन के पॉडकास्ट में। नमस्कार बीएसएन के सारे श्रोतागण और सारे ऑडियंस को नमस्कार सर। नमस्कार। तो मैं आप जानना चाहूँगा कि जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, मैं अभी बता रहा था, तो क्या टुडे होम्स का जो ये प्रोजेक्ट था, आप कब इससे जुड़े और किन संभावनाओं को लेकर जुड़े? आखिर क्या मन में था कि एक अपना घर होगा, सपनों का घर होगा? तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ, 10-15 साल पहले की बात है, तो क्या सोच के आपने वो बुकिंग की थी? सर, इसमें कोई वाइल्ड गेसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अपने घर के, हमारा जो चिराग है, मैं तो उसके साथ ही टुडे होम्स को जोड़ के रखता हूँ। तो जब हमारा बेटा हुआ था, उसी टाइम पे, उसी खुशी में, ये कौन से सन की बात? 2010 में जी। हम लोगों ने टुडे होम्स में बहुत अरमानों के साथ, छोटे छोटे उम्र के लोग थे हम, तो काफ़ी उम्मीदों से हम लोगों ने 2010 में, मेरी उम्र 26 साल हुआ करती थी जी, और उस टाइम पे हमने ये मकान बुक कराने के लिए काफ़ी एक उत्साह भरे अंदाज से हम लोग गए थे। और मेरे ही जैसे 500 और लोग, होम बायर्स ने, सब ने अपने जीवन की, मतलब हमारा तो करियर शुरुआत ही था। बहुत सारे लोग जो उस टाइम पे मिडिल एज में थे, वो आज बूढ़े हो गए हैं। जो बूढ़े थे, कई सारे फैमिलियों को, कई सारे मेंबर्स को हम लोगों ने खोया इस दौरान। बट 2010 में जैसे शुरुआत हुई, तो बिल्डर का रेपुटेशन अच्छा था और काफ़ी नामी बिल्डर थे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट भी किए हुए थे। इस भरोसे पे हम लोगों ने दिया कि चलिए 3-4 साल में हमें मकान का सुख प्राप्त हो जाएगा। जी। और अक्सर जो लोग करते हैं कि मिडिल एज में मकान लेने के लिए या रिटायरमेंट के आसपास पड़ाव पे आते हैं, तो सेटलमेंट के बाद सोचते हैं। तो हमारी वाली जो जनरेशन थी, पता नहीं क्यों हम थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हम लोगों ने कहा, जो लोग मिडिल एज में या फिर रिटायरमेंट के टाइम प्लान करते हैं, वो हम अभी करके सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उस ओवर स्मार्टनेस में कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग ने बोला है कि थोड़ा धीमे धीमे चला करो, तो बस हो गई, चूक हो गई, कदम भटक गए, एक तरह से कह सकते हैं। बट हाँ, वो भटकना भी जरूरी था शायद, इसीलिए आज
मतलब हमारे जो संघर्ष की कहानी है वो पूरे प्रोजेक्ट की, सारे होम बायर्स की एक पहचान बन करके आ रही है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, देयर सो मेनी पीपल अप्रोचिंग अस, इतने सारे लोगों की शुभकामनाएं आई हैं। क्योंकि देखिए, जीत को मैं ये नहीं मानता कि हाँ छोटी है या बड़ी है, बट जीत अपने आप में ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक कैसे है, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में बताता हूँ कि 2010 में जब बुकिंग हुई तो 2010 से लेके, और हाँ एक और बात मैं ये भी बता दूं कि 2010 में जब 6 महीने तक काफी सारे प्रोजेक्टों में घूमने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो मेरे ब्रदर वाटिका सिटी में रहा करते थे, एंड इट वाज द लोन स्टैंडिंग सोसाइटी जो कि सोना रोड पे उस टाइम हुआ करता जी था। हाँ, वाटिका सबसे पहले जी चौक पे वो सबसे पहले। राइट सर। तो वाटिका सिटी वाले ब्रदर को पकड़ के मैं इस एरिया में एक्सप्लोर करता था कि हाँ कहाँ हमें मिल सकता है। तो 6-8 महीने के बाद, संघर्ष के बाद, भैया ने मुझे यही राय दी कि देखो जो तुम्हारा बजट है, क्योंकि हम लोग सर उस टाइम पे यंगस्टर्स थे, बहुत ज्यादा सेविंग्स वगैरह थी नहीं, तो मेरे भैया ने एक भविष्यवाणी जरूर करी थी कि देखो भाई, आप बुकिंग तो कर रहे हो, बट 2020-22 से पहले उम्मीद मत करना ये मकान मिलेगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट तो तुम्हारा 36 महीने कहता है, विथ एन एक्सटेंशन की 6 महीने एक्स्ट्रा में तुम्हें मिल जाएगा, बट ये 2020-22 से पहले मिलेगा नहीं। लेकिन चलो, हमें ये भी नहीं उम्मीद थी, हमने कहा चलो 20 तक भी मिल जाए कोई बात नहीं है, बट वो इतना लंबा होगा संघर्ष ये पता नहीं था। तो 2012 से 2015 तक तो जी देखो बिल्डर ने ठीक ठाक काम किया, क्योंकि उसको हमारा जो कैनरी ग्रीन्स प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे उसने लॉन्च किए, बहरमपुर रोड पे सड़क के दोनों तरफ। कैनरी ग्रीन्स वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड, और कैनरी ग्रीन्स में जैसे 580 मकान है, 8 टावर हैं टोटल, और 8 टावर की बुकिंग उसने जो शुरू करी, तो लोगों में, क्योंकि उनका रेपुटेशन उस टाइम अच्छा था मार्केट में, तो लोगों ने बुकिंग बहुत जल्दी जल्दी करी, कंस्ट्रक्शन भी चला। और कैनरी के लॉन्च होने के 6 महीने सक्सेस के बाद डिमांड बढ़ते हुए उन्होंने रोड की दूसरी तरफ वाली जमीन उसको भी एक्वायर की लैंड ओनर्स के साथ आकर के, और हमारा टुडे का कैलिडोरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और उसी के साथ में लग्जरी अपार्टमेंट 3 टावर्स का रॉयल एलिगेंशिया भी उन्होंने शुरू किया, और उसको उन्होंने बेचा यूएसपी ये बना करके कि इसकी डिलीवरी, बाकी 2 प्रोजेक्टों की डिलीवरी हम कैनरी ग्रीन से पहले दे रहे हैं। तो लोग और झांसे में फंस गए। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट का मिला के मोटा मोटी हमारे में तकरीबन 550 फैमिलीज, कैलिडोरा में 450 लोग, और रॉयल एलिगेंशिया के 100 लोग, ठीक है, हम सारे कुल मिला करके 1000 लोगों के आसपास हम इसमें फंसे। तो आप लोगों को कब पता लगा कि वो आप फंस चुके हो? देखिए 2012 से 2015 तक बिल्डर ने ठीक ठाक काम किया, क्योंकि ये वो पीरियड था जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के नाम पे अच्छी खासी अमाउंट उनको हमारे से ऑब्टेन करनी थी। और इस अमाउंट को लेने के चक्कर में, क्योंकि बिल्डर बायर एग्रीमेंट, सर देखिए नए मकान के उत्साह में ना, मेरी हर एक होम बायर से ये गुजारिश है कि अक्सर हम लोग करते हैं, बैंक से लोन लेना हो, बिल्डर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट हो, आपके चैनल से मैं ये भी बोलना चाहूंगा, प्लीज प्लीज एवरी डिस्क्लेमर, एवरी आई वुड से इंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी एग्रीमेंट का पार्ट होता है ना, उसको प्लीज खुद से पढ़ें, ना समझ में आए ध्यान से पढ़ें, ना समझ में आए उस पर लीगल राय लीजिए, बट किसी के ट्रैप में ना फंसिए जिस तरीके से हम फंसे। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में क्लॉज था, और बिल्डर्स वो अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं सारे क्लॉजेस, कि ऑन स्टार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि जैसे स्लैब डलनी है तो स्लैब डलेगी तो उसके शुरुआत होने पे ही आपको पेमेंट वो डिमांड करेंगे। यहाँ पे हमसे, मतलब हम नए नए लोग थे सर, चूक हुई है, ठीक है, तो सबने भैया पेमेंट दिया, और अगर हम पेमेंट अगर वेरीफाई करते थे बायर्स जाकर के वहां पे कि काम तो यहाँ चल नहीं रहा, तो हम अपने ग्रीवेंसेस लॉन्च करते थे, तो बिल्डर की कोई बॉडी हमें एंटरटेन नहीं करती थी। बिल्डर आज तक गुड़गांव प्रोजेक्ट पे आया ही नहीं, उनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी आज तक। ये भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है कि आपके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आप कभी साइट पे नहीं आए। एक सवाल जो हम लोगों ने किसी तरह उनके ऑफिस में जाकर के पूछने की कोशिश करी उनसे, तो उनके ऑफिस के लीगल वालों ने बोला कि हमारे बॉस ने, गुलशन कुमार गंभीर जी इसके डायरेक्टर हुआ करते थे, कि हमारे बॉस ने आपके लिए मैसेज दिया है कि आई हैव गॉट एम्प्लॉयज, मैंने एम्प्लॉयज इसलिए नहीं हायर किए कि मैं जाके प्रोजेक्ट साइटों पे घूमूं। आप समझिए अपने आप में वो कितना बड़ा विश्वासघात, कितना बड़ा धोखा फरेब लोगों के साथ जालसाजी। उन्होंने
ऑन स्टार्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी करके उन्होंने हमसे जी 90-95 कई केसों में 100% भी पैसे ले लिए होम बायर से। नहीं देते थे, डराते थे, धमकाते थे, यूनिट कैंसिल कर देने की रिटर्न कम्युनिकेशन इनफैक्ट मेरे पास भी आई हुई है उस दौरान। 2015 के आसपास आके बिल्डर ने डायरेक्टरशिप वाली अपनी जो रोल है उसको ख़त्म करी और हमें वो अंदाज़ा हो गया, ये संकेत देना काफ़ी था कि हाँ उनकी तरफ से कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी बन रही हैं और उन्होंने प्रॉक्सी डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया, जो कि उन्हीं के चतुर्थ श्रेणी के बायर्स कब इकट्ठे हुए, कब नीतीश जी उनको लीड कब करना शुरू किया, वो थोड़ा सा 2016 के आसपास, जब 15 तक काम हुआ, 16 के आसपास हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि नहीं जी हमारे से तो एडीसी आईडीसी के नाम पे भी उन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट इकट्ठा कर लिया, बट डिपार्टमेंट में जब हमने वेरीफाई किया तो हमें पता चला डीटीसीपी और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को अभी तक ड्यूज उनके मिले ही नहीं है। तो हम लोगों ने, जब बिल्डर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम लोगों ने, हमारे सबसे सीनियर आज अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है, उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, हमारे स्वर्गीय एसपी डावर साहब थे, वो हमारे फ्लैग बेरर हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ हम लोगों ने उनको खो दिया। जी समझ सकता हूँ मैं कि जिस तरह की मार्गदर्शक डावर साहब थे, एसोसिएशन आपकी उनके साथ रही है। डावर साहब ने हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया, उन्होंने हमको लीड किया और डावर साहब के साथ एक टीम हमने तैयार करी जो कि ग्रीवेंसेस के लिए हम लोगों ने डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में, हमने हर कहीं जगह पे, कोर्टों में लोगों ने, एनसीडीआरसी, स्टेट कमीशन, रेरा में हमारे तकरीबन 150 लोगों ने शिकायत करी। ऑर्डर्स हमारे पास है सर, वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। ठीक है, तो सब चारों तरफ से हम थक गए। तो उसके बाद हमें पता चल गया था, प्रॉक्सी डायरेक्टर्स ने कंट्रोल ले लिया कि ये कंपनी कभी भी अब यहाँ से भाग सकती है। और 2015 से लेकर 18 तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, हम सिर्फ कोर्टों के धक्के खाते रहे। हमने सिर्फ और सिर्फ शिकायतें दर्ज करी, बट हमारे पास रेजोल्यूशन कहीं से कुछ भी नहीं आया। 2019 में अक्टूबर 31 को कंपनी ने अपने ही एक कॉन्ट्रैक्टर से, सर सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस लाइव प्रोजेक्ट में तकरीबन 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन चल रहा हो और रनिंग प्रोजेक्ट हो, उसमें 1 करोड़ 38 लाख रुपए के लिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर केस डाल अपने बिल्डर को ड्रैग कर ले इंसॉल्वेंसी में, बहुत बड़ी बात है। नया लॉ आया हुआ था 2016 में, एनसीएलटी फॉर्म करी थी करंट गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट का विजन तो यही था कि हाँ लोगों को इंसाफ मिले, फास्ट ट्रैक फोरम की तरह, कोर्ट्स की तरह ये कोर्ट एक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली लॉ नया था, इवॉल्विंग था, आज भी है, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं एनसीएलटी में, बट वी आर ग्लैड कि 2019 में जब ये इंसॉल्वेंसी फाइल किया गया तो डायरेक्टर्स का विजन उसमें ये था कि हम इसको एनसीएलटी के रास्ते से शेल कंपनी के थ्रू या प्रॉक्सी कंपनी के थ्रू फिर से दोबारा हम वोटिंग, जो पूरा कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसके तहत हम दोबारा से बिडिंग करके, और दोबारा उसमें बिडिंग होती है, टेंडर डालते हैं। तो काफी कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमारे सामने तो कोई आने वाला है नहीं। और जितने भी कोर्ट केसेस वगैरह हैं उन सब से बचने के लिए, क्योंकि रिफंड काफी लोगों को हमारे यहाँ प्राप्त भी हुआ था और काफी लोग और भी बेस्ड ऑन दैट वर्डिक्ट और भी केसेस बिल्डर के अगेंस्ट डिले के खिलाफ कर रहे थे, वो मुहिम हमने छेड़ी हुई थी। तो बिल्डर ने और एनसीएलटी ये सारे कोर्ट केसेस वगैरह को सुपरसीड करती है। तो बिल्डर को इसीलिए उन्होंने प्रॉक्सी के थ्रू कोशिश की कि कंपनी का कंट्रोल हम लेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस बार के जो होम बायर्स थे वो काफी उसको स्ट्रिक्ट मिल गए, क्योंकि किसी ने ये कल्पना भी नहीं करी थी कि 1500 लोगों को, क्योंकि हम ये 3 प्रोजेक्टों के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे लिए अनफेयर होगा। एक चौथा प्रोजेक्ट हमारा, वो भी हमारा चौथा भाई है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में किंग्स पार्क प्रोजेक्ट बोल करके, जहाँ पे तकरीबन 250-300 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही थी। आज के दिन में आप जाकर के वहां पे हालात देखेंगे तो वहां पे खंडर हो चुके हैं, लोग विवश हैं, रह रहे हैं, क्योंकि उनके खून पसीने की ये जो प्रोजेक्ट है गुड़गांव के किस सेक्टर में है सर? ये सेक्टर 73 में, 73 सेक्टर 73 में बहरामपुर में रोड के दोनों तरफ 3 प्रोजेक्ट्स। अब नीतीश जी एक चीज जानना चाहूंगा, जो 3 दिन पहले एक ताला खोला गया, वो एपिसोड क्या था, वो ताला क्या था, किस तरह से? क्योंकि वो जिस तरह से हमारे दर्शकों ने वो देखा कि हमने नोडल अधिकारी को देखा वो ताला तोड़ के आप
लोग इंटर कर रहे थे, आपको एक अद्भुत खुशी प्राप्त हो रही थी कि जैसे, हालांकि वहाँ मैं सिचुएशन देख रहा था कि वो खंडर टाइप का ही रह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बायर्स में खुशी थी वो देखते बनती थी। तो वो ताला क्या, उसे थोड़ा सा समझाएंगे कि वो क्या था? आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। जी, तो जैसे कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई 2019 में, तो जिनकी ज़मीन पे ये टावर्स खड़े हैं, जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उन लोगों ने जो बिल्डर के साथ में डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत एक कोलैब किया हुआ था, उन्होंने देखा कि कंपनी के डायरेक्टर्स भाग गए हैं। ठीक है, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है, तो भैया ये टावर कल को हमारे, ये ज़मीन हमारी, टावर गिर जाएंगे, ज़मीन हमारी। तो उन लोगों ने क्या किया, अनलॉफुली डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो था, जीपीए जो बनी थी, उसमें इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट हुआ था। और वो इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द लॉ पर्सपेक्टिव वो रिवोक किया नहीं जा सकता अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि बेस्ड ऑन दोज डेवलपमेंट राइट्स 550 फैमिलीज ने वहां पे या बायर्स ने जाकर के मकान बुक किए। इन्होंने देखा कि कंपनी में तो अभी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होंगे, क्योंकि कोर्ट, एनसीएलटी कोर्ट अपना ना कस्टोडियन बिठाती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए। बिल्कुल। तो उस प्रक्रिया में आप लगा लीजिए 3-4 महीने का जो अफरा तफरी का माहौल रहता है बायर्स के बीच में कि कंपनी डूब गई है, वो बहुत सारे लोगों को पता होता नहीं है। तो इन लोगों ने स्मार्टली क्या कोशिश करी, इनकी ये कोशिश थी कि हम इसको पावर ऑफ अटॉर्नी जो हमने इशू किया हुआ था, इसको हम रिवोक करा लेते हैं, और उसके बाद भैया बायर्स दर दर की ठोकरें खाते रहें, और उसके बाद हम ये ज़मीन हमारी वापस से हो जाएगी, बिल्डर तो भाग गया है। ठीक है जी। हम लोगों ने संघर्ष जारी रखा। हम लोगों ने एनसीएलटी का जो सीआईआरपी प्रोसेस इंसॉल्वेंसी का चल रहा था, उसको पैरेलली चलाते रहे। कोविड के दिन थे, बहुत मुश्किलात भरे दिन थे। आपस में हम लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क करके भी एक एक परिवार तक पहुंचने की कोशिश करी। लोगों को पता नहीं था, पब्लिक अनाउंसमेंट हो। हमने इनफैक्ट मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री राजीव गोयल जी, आभारी हूँ उनका। उन्होंने हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हुआ करते थे एसोसिएशन के। मैं सक्रिय रहा हूँ 10 साल से इस एसोसिएशन में। पहले जनरल सेक्रेटरी के कैपेसिटी पे मैंने 2 टर्म सेवा दी है। तो मैंने और गोयल साहब ने मिलकर के, हमने अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, और पता नहीं विश्व के किस किस हिस्से में शायद हम लोगों ने चिट्ठियां तक बायर्स और कम्युनिकेशन पहुंचाई हैं, लेटर्स तक पहुंचाए हैं बायर्स तक कि हाँ जी कंपनी डूब गई, आप अपना क्लेम डाल लीजिए, नहीं तो फिर आपको कल को कुछ नहीं हासिल होगा। तो अपने आप में खुशी मिलती थी कि हाँ, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर्म हमारा था ही, लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें। आज के दिन में हमारे पास 450 मेंबर्स की स्ट्रॉन्ग टीम है, और आपस में इतना स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड और हमारा बॉन्ड है आपस में कि पीपल आर वेरी क्लियर विद द थॉट पर्सपेक्टिव, कि लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या हासिल करना है। ये पड़ाव पहला है। अब इसका बैकग्राउंड की जो बात करें तो लैंड ओनर्स ने हमारा जो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक किया, उसके बाद उन्होंने फर्जी तरीके से इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो तो स्टैब्लिश होता है लॉ के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने 2020 में कोविड के दिनों में उन्होंने एमसीजी का हवाला देते हुए गेट पे ताला लगा दिया। उन्होंने कहा हमने वेरीफाई करने की कोशिश करी, तो हमें बोला गया जी नहीं, हमें भगा दिया गया, डांट के डपट के हमारे साथ गाली गलौज हुआ। काफ़ी महिला मेंबर्स भी थी हमारी, सबने प्रोटेस्ट जाहिर किया और सबने अपने ग्रीवेंसेस लॉन्च करने की इन एनी फॉर्म जहां से भी रिलीफ मिल सके कोशिश हमने करी। अनफॉर्चुनेटली वो लोकल लोग हैं, पास में ही रहते हैं, बाउंसरों की टीम होती है उनके पास एनी टाइम। हम निर्बल दुर्बल लोग, तो हम लोग गए, बट हमारे को कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला एमसीजी ने ताला लगाया, आप एमसीजी में जाके वेरीफाई करो। 3-4 महीने हम लोग ने पुलिस स्टेशन से लेके एफआईआर लॉन्च कराया, एमसीजी में पता किया, तो एमसीजी ने हमें पुलिस के थ्रू उस टाइम 2020 में कब्जा दिला दिया वापस जी, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है। बादशाहपुर पुलिस ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया और वो हमें दिला दिया।
उसके 1 साल के बाद फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा उत्साह आ गया है, प्रोसेस चल रहा है। आरपी साहब से हमारी गुजारिश रही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से कि इस कंपनी को ऑनगोइंग कराइए आप। 4 महीने बीते नहीं थे, ऑनगोइंग कराने के पर्सपेक्टिव से हमने छोटा मोटा उसमें तोड़फोड़ का काम या फिर हाँ कोई खिड़की खराब हो गई, कुछ हो गया, जो क्योंकि काफ़ी टावर्स ना एडवांस स्टेज पे थे जिसमें लिफ्टे विफ्टे लगा करके और फिट आउट पोजीशन भी ऑफर थे। तो हमने कहा कि थोड़ा बहुत काम करा करके ना लोगों को बसाने की प्रक्रिया हम शुरू करें। एंड साइड बाय साइड जो रेजोल्यूशन प्रोसेस था उसमें हमारे को ढंग का कोई बिडर भी नहीं मिला। तो हमने बोला कि नहीं, हमने कमर कसी कि इसका रेजोल्यूशन भी अब हम ही करेंगे। और हम लोगों ने 3 एसोसिएशंस ने, इसीलिए मैं तीनों एसोसिएशन का नाम लेता हूँ, कैनरी ग्रीन की एसोसिएशन ने, आरडब्ल्यूए ने, कैलिडोरा की एसोसिएशन ने, रॉयल एलिगेंसी ने, हम गुड़गांव प्रोजेक्ट के 3 एसोसिएशन ने मिलकर के एक कंसोर्टियम फॉर्म किया और उस कंसोर्शियम के तहत हम लोगों ने इकट्ठा होकर के और तब टेंडर एनसीएलटी में रेजोल्यूशन प्लान का दिया, जो आज के दिन में न्यायालय के पास पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, और उसमें भी मेरे ख्याल से हम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में हैं। मुझे लगता है कि शायद 2-3 महीने में हमारी बात बन जानी चाहिए। काफ़ी सारे कंपनी पे केसेस थे, तकरीबन 150 आईएएस के साथ में शुरुआत हुई थी। लड़ते झगड़ते हुए, सारी चीज़ों को निकालते हुए हम लोगों ने बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। आरपी साहब के पास डेटा था, नहीं था, हमने निकाले हैं ढूंढ ढूंढ के। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने हमारी इस बीच में मदद भी करी है और हम लोगों ने फिर उसके बाद मुहिम छेड़ी लैंड ओनर्स के अगेंस्ट में कि भैया, उसी में लैंड ओनर्स का भी रोल आया कि इनके वाली जो एप्लीकेशन थी कि ये हमारे प्रोजेक्ट साइट पे इलीगल ऑक्यूपेशन लिया हुआ, इन्होंने 4 महीने बाद ही इन्होंने अपने बाउंसर्स वगैरह डिप्लॉय करा करके हमने जो छोटा मोटा काम शुरू कराया था कि लोगों को जिनको फिट आउट मिले हुए कम से कम इनको बसा दो। आरपी साहब ने 50 फिट आउट ऑर्डर उस टाइम पे फिट आउट लेटर्स पोजीशन के दिए थे, तो क्योंकि लिफ्टें वगैरह लगी थी तो हमने कहा इस टावर में तो कुछ लोग आ जाएंगे, तो अच्छा एक बार प्रॉपर्टी मिल जाए तो उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू कराएंगे। लैंड ओनर्स ने मीनवाइल क्या किया कि अपने बाउंसर्स वगैरह डिप्लॉय करा के हमारे कॉन्ट्रैक्टर को, उनकी लेबर को जो साइट पे थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वहाँ अंधेरा है, ना साइट है, ना एक्सेस है, ना कुछ है, तो जितने भी रिसोर्स उन्होंने मोबिलाइज किए थे वहाँ पे सबको मार वार करके इन लोगों ने वहाँ से भगा दिया और उसके बाद फिर से कब्जा लेके बैठ गए। 2020 दिसंबर की ये बात है, तब से लेके हमारा प्रोजेक्ट साइट आज तक उसी ताले में बंद पड़ा हुआ था, जिसको कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई करी है। हम एनसीएलटी गए, ताला खोलने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये ताले की कहानी अभी नितेश जी बता रहे थे। नितेश जी, इस लगभग 10 साल के संघर्ष में बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, कहीं पर्सनल लाइफ, कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा गई होंगी, क्योंकि आपकी आंखें बता रही हैं कि शायद जब आप जैसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति ने इतना कुछ झेला है तो बहुत सारे मेंबर्स तो इसमें ऐसे भी होंगे जो शायद ये ठीक से झेल भी नहीं पाए होंगे। काफ़ी भावुक हो जाता है जब फ्लैशबैक में जाएं और पुराने स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस, उन सबको याद किया जाए। वो कहते हैं ना कि जो शरीर पे लगे हुए जख्म होते हैं वो तो इंसान 2-4 दिन में भर जाता है उसका, लेकिन जो अंदर जो चोट लगती है वो कहीं ना कहीं कचोटती रहती है। तो मेरे घर वालों ने सर हमारी परवरिश ऐसी रखी है ना कि हमेशा हमने जब बात अस्तित्व की आ जाए, किसी ना किसी को तो सर तलवार उठानी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि आप जाकर के किसी को काटो मारो, बट हाँ, वी अंडरस्टूड कि हाँ किसी ना किसी को वो बलिदान देना पड़ेगा। एंड आई एम सो ग्लैड एंड सो थैंकफुल कि इसमें मेरी फैमिली ने, मेरी बेटर हाफ ने, संघर्ष मेरा जो रहा होगा वो तो सामने दिख रहा है, बट जो मेरी फैमिली ने, हमारे इतने सारे परिवारों ने, 500 लोगों ने जो मेरे पीछे भरोसा रख करके जो संघर्ष किया है उसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। बहुत सैक्रिफाइसेस। अब आपको ये जो फ्लैट पाने की उम्मीद जगी है, अभी सिर्फ आप उम्मीद जगने की बात कर सकते हैं, अभी तक आपके पास फाइनल वो नहीं पहुंचे हैं, आप टारगेट पर, फाइनल गोल पे अभी नहीं पहुंचे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी? देखिए, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हमारे लिए ये रहा है कि जैसे जैसे हम ये ऐतिहासिक जीत सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद लैंड ओनर्स को जैसे इनकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, कोई स्टे वगैरह नहीं मिला निचली अदालत के एनक्लैट के फैसले पे, जिसमें डेवलपमेंट राइट्स जो हैं हमारे वाले प्रोजेक्ट के हमारे पास, कंपनी के पास हैं, आरपी के अधीन वो, तो इसमें
बिल्डर के आने की संभावना काफ़ी बन जाती है, काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने हमें कांटेक्ट भी किया है एंड लोगों में एक उम्मीद ये बंधी है कि अब तो जो लॉसेस हो गया सर, देखिए उसको तो हम लोग फाइनली मतलब पीछे का कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हाँ यहाँ से चीज़ों को कैसे हम समेट करके एकजुट होकर के आगे चल सकते हैं ताकि फाइनल इसको फाइनलिटी तक या कंक्लूजन तक ले जाएं। तो उसके लिए हमारी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से पिछले 1.5 साल में, मेरे टेनियर में हम लोग तकरीबन 40-45 फिंगर टिप्स पे मुझे याद है कि इतने बिल्डर्स से और इन्वेस्टर्स से हम लोगों ने मीटिंगें करी हैं दिन रात एक करके, क्योंकि रेजोल्यूशन भी हमारा है तो कल को भावी कंपनी के ऑनर्स भी हम होने चाहिए प्लान अप्रूवल के बाद। तो उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से हमारी बात हुई है और एक अच्छी न्यूज़ जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को देना चाहूँगा, जितने भी कैनरी ग्रीन्स में या टुडे होम्स में फंसे हुए जितने भी होम बायर्स हैं और कोई भी होम बायर हो जो ये सुनता हुआ हो कि हमारे को हमने एक बिल्डर के साथ में हमने एक अंडरस्टैंडिंग करी है। उस अंडरस्टैंडिंग के तहत हम कोशिश करेंगे कि एनसीएलटी का जो प्लान हमारा अप्रूवल है उस प्लान के फ्रेमवर्क के साथ साथ हम ऑनगोइंग करके इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करवा सकें। नितेश जी, बहुत सारी चीज़ें हमने सुना है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो शायद आपकी जिद्दोजहद आपको एक मुकाम तक पहुँचाएगी और आपको सपनों का घर मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी एनसीआर गुड़गांव के एक परिवार की, एक कुछ चंद परिवारों की है, एक प्रोजेक्ट की है। और इस शहर में जहां हम बैठे हैं गुड़गांव में, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे बायर्स हैं जो शायद अपने घर का सपना देख रहे हैं और उनके रास्ते में दिक्कत बहुत है। हमने ये कहानी नितेश मिश्रा की इसलिए सुनवाई है आपको कि संघर्ष से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इनकी कहानी, इनका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बने और हम आशा करते हैं कि इन्हें बहुत जल्द इनका सपनों का घर मिले। इसी के साथ बीएसएन के इस एपिसोड में आप सभी का धन्यवाद और फिर बहुत जल्दी दूसरी कहानी के साथ, दूसरे एपिसोड, दूसरे पॉडकास्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।